नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम राजनयिक प्रतिनिधि की जो उन्मुक्तियां विशेषाधिकार हैं उन पर चर्चा करेंगे और हम चर्चा करेंगे कि उन्मुक्ति का अधितेजन वेवियर ऑफ इम्यूनिटी कब हो जाता है, और साथ में हम यह भी चर्चा करेंगे कि राजनयिक मिशन का समापन कैसे होता है। राज्यों एवं उनकी संपत्ति के संबंध में अधिकारिता से उन्मुक्तियां 2 दिसंबर 2004 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा राज्य एवं उनकी संपत्ति के अधिकारिता संबंधित उन्मुक्तियों पर संयुक्त विषय को अंगीकार किया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि महासभा ने अपने 19 दिसंबर 1977 के प्रस्ताव 32/151 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन से राज्य एवं उनकी संपत्ति पर अधिकारिता संबंधित उन्मुक्तियों पर अध्ययन विधि के कर्मिक विकास एवं संहिताकरण की दृष्टि से करने को कहा था। कमीशन ने अनुच्छेदों के अंतिम प्रारूप उन पर टीका टिप्पणी सहित 43वें सत्र में प्रस्तुत किए। तत्पश्चात इस विषय पर छठी समिति द्वारा एक तदर्थ समिति स्थापित की गई। तदर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर महासभा ने 2 दिसंबर 2004 को अभिसमय को अंगीकार किया। अभिसमय अर्थात राज्यों एवं उनकी संपत्ति की अधिकारिता संबंधित उन्मुक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2004 की प्रस्तावना में कहा गया कि राज्यों एवं उनकी संपत्ति की अधिकारिता संबंधी उन्मुक्तियां तथा प्रथा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है। अतः राज्य अभ्यासों के विकास को ध्यान में रखकर राज्यों एवं उनकी संपत्ति पर अधिकारिता संबंधित उन्मुक्तियां स्वीकार की गई है। प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया कि जो मामले वर्तमान अभिसमय से नियंत्रित नहीं है वह अब भी प्रथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियमों से नियंत्रित होते रहेंगे। निवास स्थान संबंधित उन्मुक्ति। राजनयिक प्रतिनिधियों को निवास संबंधित उन्मुक्ति भी प्राप्त होती है तथा साधारण दशा में उनके निवास को अनुल्लंघनीय माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसको कि पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है गिरफ्तारी से उन्मुक्त नहीं है, दूतावास में उपस्थित होता है, तो ऐसी दशा में राजनयिक प्रतिनिधि को ऐसे व्यक्ति को समर्पित कर देना चाहिए। साधारणतः राजनयिक प्रतिनिधि इस प्रकार का ही व्यवहार करते हैं। साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाने से उन्मुक्ति। राजनयिक प्रतिनिधियों को ये उन्मुक्ति प्राप्त होती है कि उन्हें किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई राजनयिक प्रतिनिधि चाहे तो वह इस उन्मुक्ति का परित्याग कर सकता है। करों से उन्मुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय विधि राजनयिक प्रतिनिधियों को स्थानीय टैक्सों से भी उन्मुक्तियां प्रदान करती है। 1961 के वियना अभिसमय के अनुच्छेद 34 और 36 में इस प्रकार की उन्मुक्तियों का विवरण है, परंतु इन अनुच्छेदों में उन सुविधाओं का वर्णन नहीं है जो राजनयिक प्रतिनिधियों को राज्य प्रदान करता है और बहुधा वे अदा करते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें जल प्रकाश आदि की सुविधाएं प्रस्तुत की जाती है और बहुधा वह उन सुविधाओं से संबंधित टैक्स अदा करते हैं, परंतु इस प्रकार की अदायगी बहुत कुछ राज्यों के पारस्परिक संबंधों तथा व्यवहारों पर निर्भर करती है। परंतु यदि राजनयिक प्रतिनिधि इन सुविधाओं के बदले में अदायगी न करे तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्राप्त है। पुलिस नियमों से उन्मुक्ति। जिस देश में राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति होती है वहाँ के पुलिस नियमों से वह उन्मुक्त होता है, परंतु सौजन्यवश स्थानीय व्यवस्था को कायम कर रखने के लिए तथा राज्य से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वे पुलिस नियमों का पालन करते हैं। उपासना का अधिकार। राजनयिक प्रतिनिधियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने दूतावास के निवास के अंदर अपने धर्म के अनुसार पूजा तथा उपासना कर सकें। अधिकारियों तथा उनके परिवारों पर नियंत्रण रखने तथा अधिकारिता के प्रयोग करने का अधिकार। राजनयिक प्रतिनिधियों को यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वे दूतावास के अधीनस्थ कर्मचारियों तथा उनके परिवारों पर अपना क्षेत्राधिकार रखें। नियुक्ति वाले राज्य क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने का अधिकार। 1961 में वियना अभिसमय के अनुच्छेद 26 ने राजनयिक प्रतिनिधियों को एक नया अधिकार प्रदान किया है कि वे नियुक्ति वाले राज्य के क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा कर सकते हैं तथा चाहे जहां जा सकते हैं, परंतु उक्त अनुच्छेद में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार का अधिकार उन्हें ऐसे क्षेत्रों के प्रति नहीं है जो राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा जिन क्षेत्रों पर उनका आना जाना निषेध कर दिया गया है। दूतावास से संबंधित कार्यों के बारे में सूचना भेजने की स्वतंत्रता। वियना अभिसमय के अनुच्छेद 27 के अनुसार राजनयिक प्रतिनिधियों को दूतावास से संबंधित कार्यों के विषय में अपने राज्यों को सूचना भेजने की स्वतंत्रता प्राप्त है। स्थानीय तथा सैनिक उत्तरदायित्वों से छूट।
वियना अभिसमय के अनुच्छेद 35 के अनुसार राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति किए जाने वाले राज्य को स्थानीय तथा सैनिक उत्तरदायित्व से छूट है। व्यक्तिगत सामान की जांच से उन्मुक्ति। वियना अभिसमय के अनुच्छेद 36(2) के अंतर्गत राजनयिक प्रतिनिधि के निजी सामान की जांच आदि से उन्मुक्ति है। हवाई अड्डों आदि पर राजनयिक प्रतिनिधि के सामान की जांच तभी की जा सकती है जबकि ये मानने के गंभीर आधार हो कि सामान में ऐसी वस्तुएं हैं जो उन्मुक्ति के अंतर्गत नहीं आती या जिनका आयात निषिद्ध है। यदि ऐसी जांच की आवश्यकता पड़ती है तो वह राजनयिक प्रतिनिधि या उसके प्राधिकृत एजेंट के समक्ष ही की जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से उन्मुक्ति। वियना अभिसमय के अनुच्छेद 33 के अनुसार राजनयिक प्रतिनिधि को ग्रहणकर्ता राज्य में अपनी सेवाओं या कार्यों के प्रति ग्रहणकर्ता राज्य में लागू सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। क्या राजनयिक प्रतिनिधि अपनी उन्मुक्तियां छोड़ सकते हैं या खो सकते हैं? जैसा कि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनयिक प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि में कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। 1961 के वियना अभिसमय में इस प्रकार का प्रावधान है, परंतु प्रश्न उठता है कि क्या एक राजनयिक प्रतिनिधि अपनी उन्मुक्ति को छोड़ने का अधिकार रखता है या कुछ विशेष परिस्थितियों में वह इन उन्मुक्तियों को खो सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें दूत अपनी उन्मुक्तियों को खो देता है। उदाहरण के लिए राजनयिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जाए तो उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय में जाने से इनकार कर दे। उदाहरण के लिए राजनयिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जाए तो उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वह उस न्यायालय में जाने से इनकार कर दे क्योंकि वह उस न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होता है। परंतु यदि वह अपनी उन्मुक्ति का आधार न लेकर स्वयं ही न्यायालय में पहुंच जाता है और वाद को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है तो वह अपनी उन्मुक्ति को खो देता है और बाद में वह उन्मुक्ति के तर्क को पेश नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि कोई राजनयिक प्रतिनिधि स्वयं कोई वाद या किसी न्यायालय में चलाता है तो इसके अर्थ यह माने जाएंगे कि उसने अपने को न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मान लिया है और इस प्रकार वह स्वयं अपने कार्य द्वारा अपनी उन्मुक्तियों को खो देता है। राजनयिक प्रतिनिधि को यह उन्मुक्ति प्राप्त है कि वह साक्षी के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, परंतु यदि राजदूत स्वयं इस उन्मुक्ति को छोड़ देता है तथा साक्षी के रूप में स्वयं प्रस्तुत हो जाता है तो वह ऐसी दशा में बाद में इस उन्मुक्ति का तर्क नहीं कर सकता। इसी प्रकार राजनयिक प्रतिनिधि को टैक्सों की अदायगी से भी उन्मुक्ति प्राप्त है, परंतु साधारणतः राजनयिक प्रतिनिधि कुछ सुविधाओं की उपलब्धि में जैसे जल प्रकाश आदि के लिए बाध्य नहीं है, परंतु चूंकि वह इस प्रकार के कर अदा करते हैं अतः यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संबंध में अपनी उन्मुक्ति का परित्याग कर दिया है। यदि कुछ परिस्थितियों में वह ऐसा व्यवहार करते हैं जिनका अर्थ उन्मुक्ति का परित्याग होता है तो ऐसी दशा में वह उस उन्मुक्ति को खो देता है। इसका उदाहरण जो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपियों को 2012 में इटली के राजदूत ने आम चुनाव में मतदान करने के लिए इटली जाने की मंजूरी दी थी और राजदूत डेनियल मेनसिनी ने उनके भारत लौटने का न्यायालय के समक्ष हलफनामा देकर आश्वासन दिया था, लेकिन इटली ने उनको भारत भेजने से इनकार कर दिया और वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2013 में यह कहा कि राजनयिक द्वारा न्यायालय के समक्ष हलफनामा देकर आश्वासन देना इस बात को दर्शाता है कि राजनयिक अभिकर्ता ने न्यायालय के समक्ष स्वयं कार्यवाही का प्रारंभ कर दिया है, अतः वह उन्मुक्ति की अधिकारिता नहीं प्राप्त कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने इटली के राजदूत को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी। मछुआरों के हत्यारे के आरोपियों के वापस आने पर मेनसिनी के खिलाफ भारत छोड़ने की रोक वापस ले ली गई। तो इस तरह जो राजनयिक मिशन होता है उसकी भी समाप्ति होती है। वो समाप्ति निम्न आधारों पर हो सकती है: जो समय अवधि समाप्त हो जाए, या राजनयिक अभिकर्ता की वापसी, और जो ग्राह्य राज्यों के अनुरोध पर, और राजनयिक अभिकर्ता के कार्यों को पूरा होने की अधिसूचना देकर मिशन का समापन हो सकता है। तो इस तरह हमने राजनयिक अभिकर्ता किसे कहते हैं, उनकी क्या प्रकार है, उनको क्या उन्मुक्तियाँ विशेषाधिकार प्राप्त है, कब उनकी ये उन्मुक्तियाँ समाप्त हो जाती है और कैसे उनका जो मिशन होता है वो समाप्त होता है, इनके संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की है। धन्यवाद।